उस पे यहाँ काम चल रहा है। आप लोगों के यहाँ इस तरह की कोई बात नजर आती है तो उस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हर कोरोना मरीज से बात किया गया कि उसके ठीक बीमार होने से पहले उसको किस किस तरह के लक्षण नजर आ रहे थे, लेकिन एक लक्षण सबसे महत्वपूर्ण नजर आया। वो लक्षण था, ये जो ट्रकें जा रही हैं, ये ट्रकें भारत से खरीदे हुए पेट्रोल और डीजल की हैं, जो कि नेपाल जा रही हैं। और नेपाल के बॉर्डर पर इन्हीं ट्रकों को घुमाकर, मतलब कि बॉर्डर के जो पेट्रोल पंप हैं, भारतीयों को ही 22 रुपया सस्ते में पेट्रोल बेच रहे हैं। मतलब कि भारत जिस पेट्रोल को भारत नेपाल को बेचता है, नेपाल वही पेट्रोल 22 रुपया सस्ते में भारत को बेचता है। कैसे बेचता है? क्योंकि नेपाल में उतने ज़्यादा टैक्सेस नहीं हैं। मतलब कहने का ये है कि ये कहानी बिल्कुल सिरे से झूठ है, सिरे से गलत है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की वजह से पेट्रोल की कीमतें इतनी ऊपर गई हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पिछले साल भर से इतना कम हैं कि इवन मनमोहन सिंह सरकार के समय जो सरकार तेल का कीमत भरती थी उससे भी कम में है। ये वीडियो भेजा है शर्मा जी ने, इसको डिलीट कर दिया गया था। इसको मैंने कई चैनलों को भेज दिया है, आप इधर उधर देखेंगे वीडियो को। लेकिन जो लोग बॉर्डर पे रहते होंगे, बिहार नेपाल के बॉर्डर पे रहते होंगे, उन्होंने ऐसे चित्र देखे होंगे कि लोग नेपाल चले जाते हैं अपना पेट्रोल भराने के लिए, और जो बॉर्डर पे पेट्रोल पंप है बेचारे अपना ही तेल भर रहे हैं। शुरू करें, कोरोना की बात पे आए, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सुझाव आपसे। अगर आपको इंटरेस्ट हो, मुझे इतिहास का बड़ा इंटरेस्ट रहा है और मैंने अपनी पीएचडी में इतिहास को भी एक सब्जेक्ट के रूप में चूज़ किया था। जब मैं इंटर वगैरह में था तब मैं इतिहास पढ़ता था कि भैया घोल के पी लिया है और वहाँ पेपर पे जाके उगल आओ, उसके अलावा कुछ नहीं था। यहाँ से जाता था, यहाँ से निकल जाता था, बाकी हम ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। अगर आप लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो इतिहास जो हमें पढ़ाया गया है और वो इतिहास जो संभवतः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, तो मैं कुछ इतिहास की पुरानी चीज़ों को लेकर उसके द्वितीय पक्ष को रखने की कोशिश करूँगा। देखिए, होता क्या है इतिहास में कि एक खिड़की है, उस खिड़की से आप अपना पास्ट, अपना गुजरा हुआ कल देख रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस खिड़की के सामने जो किताब रखी है वो किसने रखी थी, और ज़रूरी नहीं है कि उस किताब में जो लिखा है वही सही हो सकता है उसके बगल में और किताब भी रखी हो। तो जब भी आप इतिहास पढ़ने जाएं, उस खिड़की की तरफ घूम के देखें तो उसके अगल बगल भी देख लें। जब मैं इतिहास पढ़ने जाता हूँ तो मैं खोजने की कोशिश करता हूँ कि झांसी की रानी जो थी, उनसे पहले कौन रानी थी और उनके बाद कौन रानी हुई। हो सकता है उनके बाद कोई रानी नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने सब अधिग्रहित कर लिया था, लेकिन उनसे पहले कौन रानी थी। इसके अलावा जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि राणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी, तो मेरा इंटरेस्ट जाता है कि भाई वो कौन सी घास थी और किस तरह से रोटी बनाई थी। भाई घास को अगर आप पाथेंगे तो रोटी बनेगी नहीं, कोई ना कोई तो आटा रहा ही होगा, तो वो कौन सा आटा था, किस आटे में कौन सी घास लगाई गई थी। सीधे हरी घास आप लगाएंगे तो वो हजम ही नहीं होगी, कहीं वो बथुआ या मेथी तो नहीं था। राणा प्रताप का और अकबर का पारिवारिक संबंध क्या था, अकबर राणा प्रताप के फूफा थे, तो क्या उस पर कोई लड़ाई पे इफेक्ट पड़ता था। तो ये सब चीज़ें हमारे इतिहास में लिखी हुई हैं, ज़रूरत है कि उसको पढ़ा जाए। जैसे पृथ्वीराज चौहान का एक इतिहास है कि चंद्र बरदाई ने उनके कान में कहा, पिता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। लेकिन जब आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ये लोग पार्टनर भी थे। इनका एक सिक्का भी था, इसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की फोटो और दूसरी तरफ फोटो मतलब निशान। राजस्थान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसके अनुसार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी को मारने की साजिश रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया था और वो 3 साल उसकी जेल में रहे थे और बाद में वहीं जेल में ही कुआं था, उसी में पत्थरों से दबवा दिया गया था। तो ये इतिहास कैसा है, कहाँ से आया, आप जानना चाहते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा कितने लोगों को पता है कि जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई थी तो वो मात्र 23 वर्ष के थे और तब तक वो 13 शादियां कर चुके थे। तो वो किस तरह के व्यक्ति थे, 23 साल की उम्र में 13 शादियां। तो ये सब इतिहास की चीजें हैं भाई। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, किस किताब में लिखा हुआ है, कहीं पढ़ा आपने कि केवल सुना है? अगर केवल सुना है तो किदवंती है, अगर कहीं लिखा है तो इतिहास है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये लिखा हुआ है, लेकिन आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। लिखा हुआ यह है कि भय प्रकट गोपाला, भगवान का जन्म तो होता ही नहीं है, वो तो प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हुए थे और वो भी अयोध्या में नहीं, अयोध्या से 80 किलोमीटर दूर एक ऋषि थे, इनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उनके आश्रम में वो प्रकट हुए थे और पले बढ़े अयोध्या में थे। तो ये इतिहास है। अगर आप लोगों का इतिहास में इंटरेस्ट हो तो महीने में एक बार इस तरह से कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों पे काम किया जा सकता है।
अब आते हैं मुद्दे की बात पे। यहाँ पर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड ये किया गया है कि जो लॉकडाउन है उसको थोड़ा सा ढीला किया जाएगा, लेकिन वो 15 मार्च तक चलेगा, क्योंकि 6 मार्च तक 60% लोगों को वैक्सीन लगने का काम पूरा नहीं हो पाएगा, जो कि सरकार ने अब अपने आंकड़े जारी किए हैं। तो उसका लिमिट रखा गया है 15 मार्च, लेकिन ढीलें और थोड़ी सी दी जाएंगी। सबसे जरूरी चीज आपके जानने के लिए यह है कि यहाँ की सरकार ने, यहाँ के वैज्ञानिकों ने सरकार के द्वारा ये कहलवाया है कि हम लोग अब कोरोना के चौथे दौर में चल रहे हैं। अभी तक सभी महामारियों का जो इतिहास है उसका जो दूसरा राउंड है वो सबसे डेडली रहा है। तीसरे राउंड तक आते आते महामारी बीमारी का रूप ले लेती है, महामारी से हट जाती है, क्योंकि तब तक काफी दवाइयां आ चुकी होती हैं। लेकिन कोरोना के केस में ये कहानी थोड़ी सी बदली हुई है। जो कोरोना का दूसरा राउंड था उसको यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया गया है। अगर था तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा हमको, आज की बात बता रहे हैं आपको। भारत में दूसरा राउंड का कोई हिसाब किताब तो है नहीं भाई। तीसरा या चौथे के बीच का राउंड अब यहाँ पर आ रहा है। भारत में भी संभव है कि इसका इफेक्ट आए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यहाँ पर जितने भी कोरोना के अभी तक मरीज आए हैं उन सब से जो बातचीत करने के बाद एक सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम्स सामने आया है, जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। उस पे यहाँ काम चल रहा है। आप लोगों के यहाँ इस तरह की कोई बात नजर आती है तो उस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हर कोरोना मरीज से बात किया गया कि उसके ठीक बीमार होने से पहले उसको किस किस तरह के लक्षण नजर आ रहे थे। तो जो बूढ़े थे उनको बुढ़ापे के हिसाब से, जो नौजवान थे उनको नौजवान के हिसाब से। लेकिन एक लक्षण सबसे महत्वपूर्ण नजर आया, वो लक्षण था स्ट्रेस। जितने भी कोरोना के मरीज अभी तक हॉलैंड में एडमिट हुए हैं वो बीमार होने से ठीक पहले किसी न किसी स्ट्रेस संबंधित चीज में मुब्तला थे। मतलब कि उनको किसी न किसी चीज से लेकर बहुत अधिक चिंता थी। स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी डाउन होती है। इसको मोटी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके ऊपर कोई हमला होता है तो आप सारी चीजें भूल के उस हमले से निपटने के लिए लग जाते हैं। तो स्ट्रेस की सिचुएशन में शरीर उस स्ट्रेस से निपट रहा होता है, उस चिंता से, उस घबराहट से, उस डर से निपट रहा होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का मुख्य खून प्रवाह उस स्ट्रेस से निपटने में लग जाता है और खून की सप्लाई किडनी, फेफड़े, दिल और इन सब में थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब कि आपके शरीर के बाकी ऑर्गन स्ट्रेस के समय उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। और जो मुख्य ऑर्गन्स होते हैं, किडनी है, फेफड़ा है, दिल है, यही सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी बनाती हैं और बेहतर करती हैं। तो स्ट्रेस इस बार कोरोना में शोध में सबसे ऊपर के नंबर पर आया है और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग GGD ने एक अलग विभाग बना लिया। जैसे नाक कान गले का विभाग होता है, आंख का विभाग होता है, उस तरह से अब एक स्ट्रेस का विभाग बनाया है, क्योंकि इस कोरोना के और लॉकडाउन की वजह से स्ट्रेस जो है वो और लोगों का बढ़ रहा है। तो आप अगर स्ट्रेस से दूर रहते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। कोरोना तो सब अलग की चीज है, लेकिन और भी जो बीमारियां हैं जो बाहर से आती हैं, स्ट्रेस से बचिए। और स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोग भी आने वाले समय में कुछ और एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे आप बड़ी सी बड़ी घटना को हल्के लाइट मोड में लेते हैं तो आपका शरीर ठीक से काम करता रहे। शरीर जिंदा रहेगा तभी आप जिंदा रहेंगे। प्रथम सुख, पहला सुख है स्वस्थ शरीर, निर्मल काया। पैसा वैसा नहीं है, सब पहला सुख। और HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। जिस तरह से मैं किसान हूँ चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूँ करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो, उस ID से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिंक भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो नाम आपके HP में चले जाएंगे।